आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक कहावत जरूर सुने होइएगा कि मालिक मेहरबान तो गधा पहलवान। जी हाँ, इस समय यह कहावत, यह मुहावरा पूरी तरीके से भारतीय राजनीति और भारत के राजनेताओं पे फिट बैठता है। जिस तरीके का जश्न गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद आरोपी अपने जमानत पे मना रहे हैं, जिस तरीके का खुशी उनके समर्थकों के बीच में है, ऐसे जश्न और ऐसे खुशी को देखकर तो एक बार जो हमारे देश के ओलंपिक विजेता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने देश का मान प्रतिष्ठा स्थापित करता है, देश का नाम रोशन करता है, वो खिलाड़ी भी सोचने पे विवश हो जाएगा कि यार, जब इतना जश्न भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल से जमानत मिलने पे लोग मनाते हैं, तो फिर हमें मेडल जीतने से क्या फायदा। एक मेडल विजेता के मुकाबले ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को अधिक प्रतिष्ठा मिल रहा है इस समय इस देश में। जिस तरीके का माहौल भ्रष्टाचारी नेताओं ने बना दिया है, ऐसे माहौल को देखकर, इनके ऐसे जश्न को देखकर इस देश का जो युवा है के मन में भी एक सवाल उठता होगा कि यार, भ्रष्टाचार कितना अच्छा चीज है कि भ्रष्टाचार करने के बाद जो नेता जेल जाता है, जब जेल से उनको जमानत मिलता है तो देखो कैसी खुशी मनाई जाती है इस देश में, कितना लोग खुश होते हैं, कैसा जश्न मनाया जाता है। जिस भ्रष्टाचार को एक समय में भारत में घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, आज भ्रष्टाचार को गर्व की दृष्टि से दिखाया जा रहा है। भ्रष्टाचार की अगर लेस मात्र भी किसी राजनेता पे आरोप लगता था तो वो राजनेता अपना इस्तीफा दे देता था, समाज में वो सर उठाकर चलने लायक नहीं रहता था। लेकिन आज देखिए परिस्थिति क्या हो गया। आज जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, जिसके ऊपर जितना बड़ा भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, वह उतने ही गर्व से देश और दुनिया के नजरों में खड़ा है। और यह सब इसके वजह से हो रहा है। इन सब कारणों का जिम्मेवार कौन है? तो इन सभी कारणों का, इन सभी परिस्थितियों का जिम्मेवार एक लोग और एक संस्था। पहला, जो इस देश का वो वोटर है, जो ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं का गुणगान करता है, ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए जश्न मनाता है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जमानत मिलने पे खुशी जाहिर करता है, पटाखे फोड़ता है। दूसरा, जो ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, तमाम सारी कानूनी प्रावधानों का हवाला देकर जो इस तरीके का जश्न मनाने की आजादी देता है इस देश का माननीय न्यायालय। मुख्य रूप से यही दो कारण हैं कि इस देश का भ्रष्टाचारी नेता अब बड़े ही बेशर्मी से जमानत मिलने पे भी इस तरीके का जश्न मनाते हैं जैसा कि उसको उस आरोप से मुक्ति मिल गया हो, वह आरोप झूठा साबित हो गया हो। शर्मनाक स्थिति है इस देश का, इस देश के राजनेताओं का, इस देश का राजनीति का। अगर इसी तरीके से भ्रष्टाचारी नेताओं का महिमा मंडन होता रहा, लोग उनके साथ इसी तरीके से खड़ा होता रहा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस देश से या फिर दुनिया के किसी भी देश से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जा सकता है। क्योंकि सभी लोग देख रहा है कि जिस तरीके का स्वागत, जिस तरीके का महिमा मंडन भ्रष्टाचारी नेताओं का होता है, ऐसा स्वागत, ऐसा महिमा मंडन तो उन खिलाड़ियों का भी नहीं होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने देश के लिए मेडल जीतते हैं। फिर अगर युवाओं को लगेगा कि भ्रष्टाचारी नेताओं को मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से अधिक प्रतिष्ठा मिलता है, तो वो खिलाड़ी क्यों बनेगा? वो तो नेता ही बनेगा ना, वो तो भ्रष्टाचार ही करेगा। दुर्भाग्य देखिए इस देश का न्यायालय का, इस देश का न्यायालय जो अब स्पष्ट तौर पे दिखने लगा है कि वह सिर्फ और सिर्फ ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं के पक्ष में, पूंजीपतियों के पक्ष में और देशद्रोहियों के संवैधानिक अधिकारों के रक्षा के लिए ही बना है। इस देश का वो न्यायालय है जो भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए, आतंकवादियों के संवैधानिक अधिकार के लिए, देशद्रोहियों को जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए रात को सुनवाई करता है, रात में कोर्ट खुल जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि इस देश के किसी आम नागरिक के केस के लिए, उनके सुनवाई के लिए इस देश का अदालत रात में खुला है, या पूरी रात बहस हुई है किसी आम नागरिक के मुद्दे पे, किसी आम नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी रात अदालत सुनवाई किया हो, या छुट्टी वाले दिन माननीय मिलोड बेंच गठित करके ऐसे मामलों पर सुनवाई किया हो? कभी नहीं, यह संभव ही नहीं है। बिहार का एक पत्रकार, बेशक यूट्यूबर था, यूट्यूब पे ही पत्रकारिता करता था, मनीष कश्यप, जब उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ साहब,
मनीष कश्यप के ऊपर एक टिप्पणी किया था कि तुमने एक शांत प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास किया है और इसलिए तुम्हें जमानत नहीं दिया जा सकता है। जबकि वही माननीय DY चंद्रचूड़ साहब, जब उनके समक्ष तीस्ता तलवार का केस आया था, जब गुजरात हाई कोर्ट ने उनके अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया था और 24 घंटे के अंदर गुजरात पुलिस को सरेंडर करने का आदेश दिया था, उस केस पर छुट्टी वाले दिन DY चंद्रचूड़ साहब किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बैठे हुए थे। उस कार्यक्रम में बैठे बैठे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 बेंच एक ही दिन में 3 घंटों के अंदर गठित करवा दिया और रात को 10 बजे तीस्ता तलवार को राहत दिलवाया। तीस्ता तलवार के ऊपर जो गिरफ्तारी का तलवार लड़का था, उस गिरफ्तारी पे रोक लगा दिया और टिप्पणी भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने कि अगर एक हफ्ते तीस्ता तलवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो क्या आसमान टूट जाएगा। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जज का था। यह सब दिखाता है कि हमारा देश का न्यायपालिका किस दिशा में जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिला है, जिस जमानत पे इतना खुशी जताया जा रहा है, ऐसे जश्न मनाया जा रहा है, एक तरीके से यह जमानत जलालत वाली जमानत है। यह जमानत कम और जलालत अधिक है। यह इसको इस तरीके से देखा जाए कि यह जमानत भी सिर्फ प्रचार वाली जमानत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने का ही अधिकार मिला है। वो अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के लगाए गए शर्तों को कितना मानता है, नहीं मानता है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश के अनुसार यह जमानत सिर्फ प्रचार वाली जमानत है, एक तरीके से जलालत भरी जमानत है, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी और उनके नेता इस तरीके का जश्न मना रहा है जैसा कि उन्होंने कोई इतिहास रच दिया हो। इस देश में पहली बार अरविंद केजरीवाल को शायद जमानत मिला हो। अरे अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ अभी अभियुक्त है। बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 900 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी है। पिछले 3 साल से उसी सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से, कपिल सिब्बलों की मेहरबानी से मौज कर रहा है। उससे कोई सवाल नहीं पूछने वाला इस देश में कि क्या मेडिकल ग्राउंड पे जो जमानत दिया जाता है वह 10-20 वर्षों तक रह सकता है। अगर ऐसा है तो फिर सत्येंद्र जैन को भी तो मेडिकल ग्राउंड पे जमानत मिला था, उसका जमानत सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया? वो इसलिए कि वो कांग्रेस पार्टी का जो प्रतिद्वंदी है, आम आदमी पार्टी उस पार्टी का नेता है, वो कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। अगर लालू प्रसाद यादव का मेडिकल ग्राउंड पे दिया हुआ जमानत वर्षों तक रह सकता है तो सत्येंद्र जैन का क्यों नहीं रह सकता? लेकिन नहीं, लालू प्रसाद यादव के पास कपिल सिब्बल जैसा वकील है, जबकि सत्येंद्र जैन के पास भी वकील जो है वो कोई कमजोर नहीं है। अभिषेक मनु सिंह भी देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ वकील और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता, लेकिन क्योंकि वह प्रतिद्वंदी पार्टी का है इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट में खेल हो गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिला है जिस पर इतना जश्न मनाया जा रहा है, और जमानत पर उस जमानत ने बहुत सी विषयों को स्पष्ट कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह का याचिका दायर किया था। एक याचिका जिसके जरिए वो यह कहने का प्रयास किया था कि जो CBI का गिरफ्तारी था वह गिरफ्तारी अवैध था, अनलीगल था, और दूसरा कि उनको जमानत मिलना चाहिए क्योंकि जो प्रोसीडिंग है वो बहुत लेट हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत भी इसी ग्राउंड पे दिया है कि जो इस केस का जो प्रोसीडिंग है, सुनवाई है, वह बहुत धीमा चल रहा है, उसमें फैसला आने में वर्षों लग सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि इस केस का फैसला आने में वर्षों लग सकता है और इसलिए उतने दिन तक अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं रखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह जानने का प्रयास किया कि इस केस का सुनवाई इतना धीमा क्यों है, इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, इसका कारण क्या है, कौन इसमें वक्त लगा रहा है? क्या जांच एजेंसी जानबूझकर इसमें समय लगा रही है या फिर जानबूझकर कुछ ऐसे परिस्थिति बना दिया गया है जिसकी वजह से जांच एजेंसी इसमें तेजी से काम नहीं कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत पे जो शर्त लगाई है वो शर्त बेहद ही शर्मनाक है। अगर कोई भी नैतिकता वाला नेता होता तो इन शर्तों को मानकर मुख्यमंत्री के पद पे तो नहीं रहता, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए इस तरीके का कोई भी शर्त, इस तरीके का कोई भी आरोप जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल का जो यह कहना है कि उसका गिरफ्तारी अवैध है, CBI ने नियमों का पालन नहीं किया है, यह पूरी तरीके से निराधार है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। CBI ने किसी भी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है
और अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी बिल्कुल जायज है। वो अलग बात है कि इस विषय पे भी 2 जजों का बेंच था, जस्टिस सूर्यकांत जो कि भावी चीफ जस्टिस होने वाले हैं और जस्टिस उज्जवल भुइयां। दोनों जजों के मतों में भिन्नता है, दोनों जजों का अलग अलग विचार है। जस्टिस सूर्यकांत जो कि ये मानते हैं, उन्होंने अपने फैसला में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल का जो गिरफ्तारी था वो जायज है। जांच एजेंसी ने इस बात को स्थापित किया है कि उनको अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों करना पड़ा, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें किसी भी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है। जबकि वही उज्जवल भुइयां कह रहे हैं कि नहीं, जब ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिल गया तो उसके बाद सीबीआई का गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत है। यह गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए किया गया। गजब है यार। 2 जजों का बेंच है और 2 जज एक ही विषय पे एक मत नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल ये अब सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से राजनीति हो रहा है। इस देश के राजनीति में नेता खामोखा ही बदनाम है, असली राजनीति अब इस देश के न्यायालयों में होता है। इस तरीके के केसों पर जो ये माननीय मिलोडों का जो टिप्पणी होता है ना, वह टिप्पणी एक तरीके से राजनीतिक मुद्दा बना देता है। इस पर राजनीतिक के क्षेत्र में चर्चा होता है। इस समय यही चर्चा हो रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा वो शर्मनाक है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के लिए जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जो कहा वो शर्मनाक है। जबकि अगर स्थिति को देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है यही पूरी तरीके से शर्मनाक है। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट, इस देश का न्यायालय, भ्रष्टाचारी नेताओं के मनोबल को बढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। ऐसे फैसलों से भ्रष्टाचारी नेताओं के मन में जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा। कल को हर एक नेता इसी तरीके से ईमानदारी के कस्में खाकर राजनीति में आएगा और भ्रष्टाचार के दलदल में डूब जाएगा। और क्योंकि वह इतना भ्रष्टाचार कर लेगा, उसके पास इतना अथाह दौलत हो जाएगा कि वह अपने दौलत के दम पे इसी तरीके से जेल और बेल का खेल खेलते रहेंगे, जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे, सरकारी संपत्तियों को लूटते रहेंगे, उसको बांटते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त लगाया है वह शर्त बेहद ही शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। इसमें भी एक बड़ा खेल है। तो कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं काम करेगा भाई? दिल्ली कोई पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। वहां पर दिल्ली सरकार का अधिकतर फैसला वह राज्यपाल के बगैर मंजूरी के नहीं होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि केजरीवाल उन फाइलों पे दस्तखत तो कर सकता है जिनका अनुमति राज्यपाल से लेना होगा, तो फिर और बच क्या गया केजरीवाल के लिए? पहले कौन सा केजरीवाल किसी फाइल पे साइन करता था, किसी फैसले, किसी निर्णय का हिस्सा बनता था, कोई निर्णय करता था दिल्ली के लिए? क्यों? केजरीवाल के पास कोई विभाग ही नहीं है। और जब केजरीवाल के पास कोई विभाग ही नहीं था, उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं था, तो वो भला ऐसे किसी फैसले पे या फाइलों पे साइन क्यों करेगा? तो पहले भी यही करता था कि जिन फाइलों पे आवश्यकता होता था कि ये बगैर सीएम के सिग्नेचर के ये काम नहीं हो सकता है, उसी पे साइन करता था। वही काम अब करेगा। बदला क्या इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया? दूसरा है, केजरीवाल के दफ्तर जाने पर पाबंदी रहेगी। वो ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? अरविंद केजरीवाल कार्यालय या सचिवालय नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सचिवालय और कार्यालय का जो फाइल है वो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं आ सकता, वो आएगा। बिना अरविंद केजरीवाल की अनुमति के आम आदमी पार्टी में किसी का हैसियत नहीं है कि वो बिना अरविंद केजरीवाल को दिखाए किसी भी फैसले पर अमल करवा दे या कोई फैसला लागू कर दे। अरविंद केजरीवाल सचिवालय नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल के घर पे आएगा फाइल। ऐसे भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल वर्क फ्रॉम होम करेगा। क्या दिक्कत है? मौज ही मौज है। तीसरा है, केजरीवाल इस मामले में कोई बयान या टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। यह शर्त तो मनीष सिसोदिया के ऊपर भी था, संजय सिंह के ऊपर भी था। क्या उन लोगों ने टिक्का टिप्पणी नहीं किया? क्या नहीं कर रहा है? कौन कर रहा है? क्या उनका क्या बिगड़ गया? क्या सुप्रीम कोर्ट उनके जमानत को रद्द कर दिया? ये सभी शर्तें नैतिक पूर्ण व्यक्ति के ऊपर लागू हो सकता है। अनैतिक व्यक्ति के लिए इन शर्तों का कोई महत्व नहीं है। चौथा है, किसी भी गवाह से किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर सकते हैं। अब वो बातचीत करेगा या नहीं करेगा, इसका पता सुप्रीम कोर्ट कैसे लगा पाएगा? क्या है उनके पास कोई ऐसा सिस्टम? क्या उनका कोई स्पेशल फोर्स है? क्या उनका कोई स्पेशल जासूस है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह बताएगा कि भाई आज केजरीवाल ने किससे बात की और किससे नहीं किया? जमानत पर छूटने के बाद केजरीवाल जैसा धूर्त नेता, जो सिर्फ राजनेता ही नहीं,
एनजीओ गैंग का सरगना है, मैग्सेसे अवार्डधारी है। उसको सभी रास्ते पता है कि किस रास्ते से किससे कैसे बात करना होता है और किस प्रकार से किससे कैसे डील किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी का अगर हत्या करवाना हो तो आदमी सीधे बंदूक लेकर उसका हत्या करे। सुपारी किलर से भी हत्या करवाया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी हत्या करने की कॉन्ट्रैक्ट दी जा सकती है। अगर अरविंद केजरीवाल को गवाहों को प्रभावित करना होगा, बात करना होगा, तो अरविंद केजरीवाल उसके घर थोड़ी नहीं जाएगा। अरविंद केजरीवाल वो काम तो किसी से भी करवा सकता है और अरविंद केजरीवाल ने यह साबित किया जब 10 मई को अरविंद केजरीवाल को इसी सुप्रीम कोर्ट ने आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार चुनाव प्रचार करने के लिए जो जमानत दिया था, अंतरिम जमानत, उस अंतरिम जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने ही घर में अपने ही पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को अपने ही गैर कानूनी सचिव से पिटवा दिया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि सीएम के घर में कोई गुंडा कैसे काम कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को लेकर यह टिप्पणी किया था। एक तरीके से विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा बताया था। तो अरविंद केजरीवाल तो उस समय भी अंतरिम जमानत में था, उस समय भी शर्त उनके ऊपर था। अगर वह अपने पार्टी के महिला राज्यसभा सांसद एवं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष को अपने सचिव से अपने ही घर में पिटवा सकता है, तो बाकी वो इस केस से जुड़े हुए गवाहों के साथ क्या करेगा? ये सामान्य सी बात है। पांचवा है, किसी केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को ना तो मांग सकते हैं और ना देख सकते हैं, यह भी संभव नहीं है। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। ये भी अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया इस देश को कि वह जांच में किस तरीके से सहयोग करते हैं। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कब हुआ था? अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी उस समय हुआ था जब अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के दोनों सम्मन को कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजता था और अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी को एक चिट्ठी भेज देता था कि तुम पहले ये बताओ कि मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो, किस लिए बुला रहे हो। इस तरीके का हथकंडा अपनाकर अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी के 10-10 सम्मन को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। उसके बाद जांच एजेंसी ने मजबूरन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। तो ये कितना ट्रायल में सहयोग करेंगे ये तो आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद इन्होंने 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरा है जमानत मुचलका। ये कोई बड़ा रकम नहीं है अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के लिए, जिसके ऊपर 338 करोड़ रुपए का शराब घोटाले का आरोप है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही माना है। मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जिसको जांच एजेंसी स्थापित कर रही है। 338 करोड़ रुपए का घोटाला जो किया हो उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना क्या है? मजाक है। लेकिन इस तरीके का मजाक इस देश में हो रहा है जो कि शर्मनाक है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करता था 2012 में, जो कहता था कि किसी भी राजनेता के ऊपर अगर आरोप भी लगे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब तक वह पद पे रहेगा जांच निष्पक्ष नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति पद पे रहते हुए जांच को प्रभावित कर सकता है। आज वही अरविंद केजरीवाल है जिसके ऊपर आरोप नहीं लगा, 177 दिन जेल में रहा है उन आरोपों में। उनके कैबिनेट के सभी मुख्य प्रमुख नेता, उनके पार्टी के सभी प्रमुख नेता इस घोटाले के मामले में जेल में रहा है। सबको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया। वो नेता आज इतना बेशर्म हो गया है, इतना निर्लज हो गया है, उनके पार्टी के नेता इतना निर्लज हो गए हैं कि इस्तीफा देना तो दूर की बात है, इस तरीके के जलालत भरी जमानत पे भी ऐसा माहौल बना रहा है, ऐसा जश्न मना रहा है जिसको देखकर ओलंपिक पदक विजेता भी शर्मा जाए। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि इन सभी परिस्थितियों का जो कारण है वह एकमात्र इस देश का जो जुडिशियरी है, न्यायालय है, जिनके ऊपर यह जिम्मेवारी है कि देश में अगर कोई ऐसा विषय है जिसके वजह से देश को भारी नुकसान हो रहा है, क्षति हो रहा है, तो उन विषयों पे मिलजुल कर काम करना चाहिए सरकारों के साथ। उन विषयों पे गंभीरता से विचार करना चाहिए जिससे देश को और देश के लोगों को उससे राहत मिल सके। दुर्भाग्य से वह एजेंसियां, वह संस्था ऐसे नेताओं के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार वह बीमारी है जो इस देश को धीरे धीरे खोखला कर देगा और इसी देश को नहीं किसी भी देश को खोखला कर सकता है। भ्रष्टाचार बढ़ने से क्या होता है वो आज हमें अपने पड़ोस के देश पाकिस्तान में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हमारे साथ आजाद हुआ था, जिसके पास हमसे अधिक क्षमता थी आजादी के समय पे, जिसके यहाँ अनाज उपजाने की क्षमता भारत से अधिक है, सबसे अधिक उपजाऊ जमीन, उपजाऊ संपत्ति पाकिस्तान के हिस्से में गया था, वह पाकिस्तान और उनके लोग आज पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है। पूरी दुनिया आज पाकिस्तानी लोगों पर प्रतिबंध लगा रहा है इसलिए कि वह लोग उन देशों में जाकर भीख मांग रहा है।
42 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी भीख का है, पाकिस्तान का, भीख मांगने वाले भिखारियों का, जो पाकिस्तान के देश के इकोनॉमिक से भी अधिक है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार आजादी के साथ ही स्थापित हो गई। पाकिस्तान का ऐसा कोई भी संस्था नहीं है जिस संस्था में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। लेकिन भारत में जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों का सहयोग किया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन किया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों का साथ दिया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, अगर यही स्थिति रहा तो इस देश का भी स्थिति बद से बदतर हो सकता है।